हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और बायबैक ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक है, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का टॉपिक बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो बेसिकली क्या है, कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, हम जानते हैं, और कंपनी के पास अगर सरप्लस पैसा हो तो कंपनी उन इक्विटी शेयर्स को वापस भी खरीद सकती है, उसे कहेंगे बायबैक। ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जैसा होता है, एग्जैक्ट नहीं पर हाँ उस तरह की ही बात है। जैसे हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं और फिर प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ समय के बाद रिडम्पशन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर में बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। एक कंपनी को ये पूछे क्या एक कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स को खरीद सकती है, तो यस खरीद सकती है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स है, बहुत सारी अकाउंटिंग, बहुत सारी रूलिंग्स है, ठीक है। तो बेसिक बात आप समझ गए, कंपनी अपने शेयर्स खरीदने वाली है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ठीक है। तो पहले मैं 5 मिनट थ्योरी बता दूं, फिर क्वेश्चन करेंगे जैसे अपन करते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर शेयर बायबैक? फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सेस कैश टू शेयर होल्डर्स। हो सकता है कंपनी के पास सरप्लस पैसा पड़ा हो, कैश पड़ा हो, कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं हो या कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट का नहीं मिल रहा जहां से अच्छा रिटर्न आए, तो कंपनी ने कहा कि चलो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे लौटा देते हैं। इससे क्या होगा, इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। ये वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि बायबैक का इनमें से क्या रीज़न नहीं है, तो ये 3 दे देगा और एक अटपटा सा रीज़न दे देगा, तो वो रीज़न नहीं होगा कि सर अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ जाएगा। तो आप सोचो, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। अर्निंग पर शेयर में ऊपर तो आती है कंपनी की अर्निंग्स, कि सर अर्निंग बोले तो अभी आप ये समझ लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जो कमाई होती है उसे अपन अर्निंग बोल देते हैं। हालांकि इस पैट में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करना होता है और डिवाइडेड होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सपोज यहाँ पे 50 लाख रुपया है और यहाँ पे 5 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, कि कंपनी की कमाई है 50 लाख और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5 लाख। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 रुपये, ईपीएस आएगा 10। पर अगर यहीं पे 5 लाख की जगह 4 लाख शेयर्स होते तो कंपनी की प्रॉफिट तो उतना ही है और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कम होते तो बायबैक की वजह से, तो यहाँ पे आता 12.5 रुपये। तो क्या देखा आपने, अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव हो गया। तो ऐसा कर सकती है कंपनी को अगर अपना ईपीएस इम्प्रूव करना है तो ये तरीका होता है। तो ठीक है, हर तरीके के फ़ायदे नुकसान होते हैं। अलाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कई बार कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी ये किया जाता है। अपने फाइनेंशियल रेशियो, जैसे अभी अपन ने ईपीएस इम्प्रूव किया, आरओआई, आरओसीई, आरओएसएचएफ, ये सब इम्प्रूव कर सकते हैं। सर आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो एक ही बात है। आरओएसएचएफ मतलब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। अच्छा, प्रिवेंटिंग हॉस्टाइल टैक्स टेक ओवर, कई बार क्या होता है इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाते हैं तो वो कंपनी को कब्जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसों को निपटा दो, उनका पैसा दे के भगा दो उनको, ऐसा कर सकते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ सरप्लस रिजर्व, ये तो पहले जैसा ही पॉइंट है कि अगर आपका फालतू पैसा है तो उसको यूज कर लो। बूस्टिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड रिवॉर्डिंग लॉयल्टी, आपने जिन लोगों ने आपके कंपनी में पैसा लगाया था उनको अच्छे दाम पे खरीद के, जैसे 100 रुपये वाला शेयर इशू किया था, सपोज कर हम बोलते हैं बायबैक, हम 190 रुपये में आप शेयर वापस खरीदेंगे, तो आप उनको 90 रुपये का बेनिफिट दे रहे हो, उनको लॉयल्टी का इनाम दे रहे हो, और इससे ये भी मैसेज जाता है कि यार कंपनी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अभी आप देखेंगे कैसे कि कंपनी तो इतने पैसे में है, सरप्लस में है, रिसोर्सेज हैं कि कंपनी को पैसा और चाहिए नहीं, कंपनी कोई भूखी नहीं मर रही है, कंपनी को पैसे चाहिए, उल्टा कंपनी लौटा रही है जिनसे लिया है। तो ये एक स्ट्रांग मैसेज जाता है। खैर, तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज आर कंटेन्ड इन द डैश डैश ऑफ। सबसे पहले तो भैया बायबैक के जो नियम है उसके लिए कौन सी धारा है, तो सेक्शन 68।
69 70 में भी थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, पर मेन सेक्शन जो है वो सेक्शन 68 है, जिसमें अभी जो अपन अगले 20 क्वेश्चन में एमसीक्यू करेंगे, हमेशा की तरह 40 एमसीक्यू टोटल है। 20 एमसीक्यू के वीडियो यहाँ है, बाकी 20 एमसीक्यू का सॉल्यूशन ऐप पे ही है, पीडीएफ केवल ऐप पे ही है। ठीक है, तो सेक्शन 68 बताती है कि बायबैक कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सेक्शन याद रखेंगे। ठीक है जी, चलो हो गया, आगे बात करते हैं हम। व्हाट इज शेयर बायबैक, आप समझ ही गए। अ शेयर बायबैक ऑल्सो कॉल्ड अ शेयर रीपर्चेज इज व्हेन अ कंपनी डिसाइड्स टू परचेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जिनको कभी हमने शेयर्स दिए थे, शेयर इशू किए थे, कि सर ये फॉरफिचर है क्या? नहीं, फॉरफिचर में तो क्या होता है, शेयर होल्डर कोई फॉल्ट करता है, कोई कॉल पैसा नहीं देता तो हम उसके शेयर्स छीन लेते हैं। यहाँ तो हम राजी खुशी उनको जो शेयर पहले इशू किया था वो उनसे वापस ले रहे हैं अच्छे दाम में। तो ये है आपका बायबैक या रीपर्चेज ऑफ शेयर। और व्हाट, अच्छा पूरा चैप्टर जो टिका हुआ है, अगर ये जैसे 9 रूल अगर आप देख लो, और भी रूल्स हैं वैसे, पर ये 9 रूल तो मेन है, उनको समझ लो। मैक्सिमम लिमिट, भाई कंपनी क्या सारे ही शेयर्स निपटा सकती है क्या, एक ही बार में सारे शेयर्स खाली कर दे? ऐसा नहीं है। अ कंपनी कैन बाय बैक अप टू 25% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एनुअली। एक साल में आपकी जो पेड अप कैपिटल है और आपका जो फ्री रिजर्व है उसका 25% मैक्सिमम। थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर आपकी 70 लाख रुपए की कैपिटल है और 10 लाख के फ्री रिजर्व है, 80 लाख का आपका बेस है, तो आप 20 लाख रुपया खर्च कर सकते हो, मैक्सिमम 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। ये हुई पहली बात। डेट इक्विटी रेशियो, अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपका रेशियो एनालिसिस कर रखा है तो आपको क्या लगता है बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? आप बोलोगे मुझे क्या पता। नहीं, तुझे ही पता करना है और उसके लिए सोचना पड़ेगा, तभी तो मार्क्स आएंगे। या तो फिर याद कर, रट्टा लगा, रट्टा क्यों लगाना, तेरे को डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आता होगा। ऊपर तेरे को डेट रखनी है, और डेट अपन लॉन्ग टर्म ही रखते हैं अक्सर। ठीक है, कुछ लोग टोटल डेट भी रखते हैं, बट डेट वैसे लॉन्ग टर्म रखी जाती है। अपॉन इक्विटी, कि सर इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के कंपोनेंट क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये क्या है? ये सब इक्विटी के कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान ले कि अभी सिचुएशन चल रही है 120 लाख बटा 80 लाख। ये कब चल रही है? बिफोर बायबैक, जब हमने इक्विटी शेयर्स का बायबैक नहीं किया है। तो अभी क्या रेशियो निकल के आ रहा है? 1.5। अब अपन क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि 20 लाख के इक्विटी शेयर्स को निपटा दें। निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, निपटा दो, क्योंकि परमिजेबल तो है ही। और मान लीजिए सारी परमिशंस और मिल गई आपको, 120 लाख, और जब आप इक्विटी शेयर्स को निपटा दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल निपट जाएगा, तो ये 60 लाख रह जाएगा। तो ये आपका रेशियो हो गया 2:1। इससे ज़्यादा ऊपर रेशियो जाना अलाउड नहीं है। 2:1 अलाउड है, ये मैक्सिमम लिमिट है। सर 2.5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इससे भी आपकी सीमा तय होती है कि सर जैसे मान लो सर, जैसे यहाँ पे ऊपर 100 लाख होता, अभी 100 लाख, या सॉरी 100 नहीं, मान लीजिए ऊपर 140 लाख होता, ऊपर 140 लाख बटा 80 लाख होता, तो अभी जो रेशियो चल रहा है से ऊपर हो गया 7, नीचे हो गया 6, ये रेशियो चल रहा है। और डाइल्यूशन के बाद एक सेकेंड, 7 और ये 4, 7 बटा 4, हाँ अभी मान लीजिए अभी रेशियो चल रहा है 1.75, और जो हमने किया उसके बाद ऊपर तो रह गया 140 लाख और नीचे हो गया 60 लाख, तो आपका रेशियो 2 को क्रॉस कर गया। ये नहीं कर सकते। बस आपको सिंपल बात याद रखनी है। पहली बात मैंने ये बताई कि जैसे ही आप बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर करोगे तो उससे आपका डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव होगा। हर रेशियो का इंप्रूव होना अच्छा होता है ऐसा नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2:1 जा सकता है, उसको क्रॉस नहीं करेगा। अगली बात, बायबैक के लिए पैसा कहाँ से आएगा? भाई आप क्या कह रहे हो कि हम बायबैक करेंगे? बायबैक करेंगे तो मतलब यूँ समझो कि जैसे अगर ये एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये लोग बैठे हुए हैं, इनको आप पैसा देने की बात कर रहे हो कि मैं इनका पैसा लौटाऊंगा, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो या तो कंपनी ने पैसा कमाया हुआ हो, यानी या तो पैसा आपका रिजर्व्स में पड़ा हो, या आपको सिक्योरिटी प्रीमियम
से भी पैसा लेना अलाउड है अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा पड़ा हो। यहाँ आके ये टॉपिक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से अलग हो जाता है। जब आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने जाते हो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ प्रीमियम का यूज़ फॉर प्रीमियम हो सकता है पर प्रीमियम का यूज़ फॉर रिडम्पशन नहीं हो सकता। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ फॉर बायबैक हो सकता है। ये सबसे खास फीचर है या डिस्टिंक्ट फीचर है। और इसके अलावा प्रोसीड फ्रॉम अर्लियर इशू नॉट द फ्रेश इशू, आप शेयर इशू करके भी ला सकते हो पैसा। मतलब आपको इनको पैसा देना है तो इनको पैसा देने से पहले आप यहाँ कहीं से भी पैसे लाके इनको दे सकते हो। तो ये आपके पास फंडिंग के सोर्सेज हैं कि सर मैं वो इन्वेस्टमेंट बेच के ला दूं तो, डिवेंचर इशू करके ला दूं तो नहीं। नियम तो यही कह रहा है कि फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से या शेयर इशू करके। और ये शेयर इशू कब करना है आपको? बायबैक करने से पहले शेयर इशू करना है, तो वहां से पैसे ला सकते हो। मोड्स ऑफ बायबैक, ये आगे भी क्वेश्चन आएगा। उसमें अपन टेंडर बायबैक कर सकते हैं, ओपन मार्केट बायबैक कर सकते हैं, ईसोप बायबैक कर सकते हैं, तो वो भी बात कर लेंगे। अप्रूवल रिक्वायरमेंट देखो, 10%, अगर आप 10% तक अमाउंट यूटिलाइज करने का सोच रहे हो तो आप बोर्ड मीटिंग में ये फैसला कर सकते हो। लेकिन अगर आप 10% से ज़्यादा अमाउंट यूटिलाइज करने का सोच रहे हो या 25% तक अमाउंट यूटिलाइज करने का सोच रहे हो तो आपको एजीएम में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होगा। यानी छोटा डिसीजन है कि भाई 10% तक का 6% बायबैक हो रहा है, 7% हो रहा है, 10% तक भी हो रहा है, तो बोर्ड कॉम्पिटेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये निर्णय ले सकता है। लेकिन 10 से ज़्यादा है, 25% तक मैक्सिमम जा सकता है, तो वहाँ पे एजीएम में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी के रियल मालिक जो कि शेयर होल्डर होते हैं। टाइम फ्रेम, बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर ऑफ अप्रूवल। चाहे आपने बीओडी में अप्रूवल ली हो, चाहे एजीएम में अप्रूवल ली हो, वहाँ से 1 साल के अंदर आपको ये काम कर लेना है। अच्छा, नो फ्रेश इश्यू ऑफ सिमिलर शेयर्स। अब जैसे मान लेते कहानी, आपने 1 जुलाई 2026 को बायबैक किया, यानी अभी अभी आपने बायबैक किया है, अभी अभी आपने लोगों को पैसा लौटाया है, तो फिर अगले 6 महीने कूलिंग पीरियड है, ठंडा करो, अब ठंडे हो जाओ आप। 6 महीने तक आप कोई फ्रेश इशू नहीं कर सकते। तो लिखा है आफ्टर अ बायबैक कंपनी कैन नॉट इशू सिमिलर शेयर फॉर 6 मंथ एक्सेप्ट बोनस शेयर और कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। मतलब 6 महीने तक आप फ्रेश इक्विटी शेयर नहीं दोगे। हालांकि उसके कुछ एक्सेप्शन है, आप बोनस शेयर देना चाहो दे सकते हो, कोई डिवेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, कोई स्टॉक वारंट शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो सकता है। बोनस शेयर मैंने बताया जैसे दे सकते हो, लेकिन राइट शेयर नहीं दे सकते। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 6 महीने तक अगले कूलिंग पीरियड है, क्योंकि अभी अभी तो आपने इक्विटी शेयर का पैसा वापस किया है, तो फिर वापस से इश्यू क्यों कर रहे हो? कुछ एक मामलों को छोड़कर बैन है, 6 महीने नहीं कर सकते। अच्छा, नो न्यू बायबैक अलाउड विद इन 1 ईयर ऑफ द प्रीवियस वन कंप्लीशन। ये बायबैक कोई ऐसी चीज नहीं है 2 महीने बाद फिर बायबैक कर लिया। अगर जैसे अभी 1 जुलाई 2026 को बायबैक हुआ है और मान लीजिए कि 1 जुलाई को प्रस्ताव लाए, 31 जुलाई तक बायबैक हो गया, तो अब अगला प्रस्ताव 31 जुलाई 27 से पहले नहीं आएगा। बायबैक करना है तो अब समझो एक बायबैक और दूसरे बायबैक के बीच में कम से कम 12 महीने का गैप होगा। ऐसे नहीं जब पैसे आ रहे सर पैसे आ रहे हैं तो कर दें क्या, एनुअली वर्ड था यहाँ पे देखो, ठीक है। और मैंडेटरी एक्सटिंग्विशमेंट, जैसे कि बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो आग बुझाता है। तो आप जो शेयर्स बायबैक करोगे उनको, अगर वो फिजिकल फॉर्म में है तो उनको 7 दिन के अंदर डिलीट कर दोगे, फिजिकली उनको नष्ट कर दोगे। ऑल बॉट बैक शेयर्स मस्ट बी कैंसल्ड विद इन द 7 days ऑफ बायबैक कंप्लीशन। तो बायबैक कंप्लीट होने की जो भी तारीख है वहां से 7 दिन के अंदर उनको फिजिकली अगर वो है तो उनको डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो ये चैप्टर इन्हीं नियमों पर टिका हुआ है। अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, आपको जो समय लगा वो सारा समय यहाँ बचेगा। अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ फ्री रिजर्व, यस। आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यस। आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर, यस। प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, यस। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। कि सर हो क्या रहा है बताओ तो सही। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी देर मैं बार बार ये 80 लाख का एग्जाम्पल लेके चलूँगा। आपकी जो पेड अप कैपिटल है और जो फ्री रिजर्व है वो 80 लाख है, ठीक है 80 लाख है। और आपने ये भी है कि जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर दी, और अब आप 20 लाख रुपए खर्च करना चाहते हो
क्वेश्चन ये है कि 20 लाख आएगा कहाँ से। तो अगर आपके पास फ्री रिजर्व है तो आप उसे यूज़ कर लो, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप उसे यूज़ कर लो, या फिर इनको 20 लाख रुपए देने के लिए आप फ्रेश या तो शेयर इशू करो या जिसकी सेबी परमिशन दे। ऐसी कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जिसकी परमिशन सेबी ने दे रखी है, तो ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जो जो उन्होंने बता रखी हो, शेयर इशू कर लो या जो सिक्योरिटी सेबी ने बता रखी हो वो इशू करके आप पैसा ला सकते हो। अब बात समझना एक बात, सपोज करो यहाँ पे जो फ्री रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम है वहाँ पे मान लीजिए 11 लाख रुपए आपने यूज़ किए, तो एक नियम और आएगा, बाद में आपको ये 11 लाख रुपए सीआरआर में ट्रांसफ़र करने होंगे। पूरे बायबैक प्रोसीजर के दौरान ये नियम वहाँ पे भी था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी नियम था, पर मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, अभी मैं इसके हिसाब से बताऊंगा। पूरे बायबैक प्रोसीजर में अगर आपने फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ किया है तो उतनी राशि आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको सीआरआर बोलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करनी होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन 20 के बाद ही आएंगे। ठीक है, जैसे भी आएंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कोई कंपनी अपने स्वयं के अंश या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को वापस खरीदती है, उसे वापस खरीद की अंतिम तिथि के भीतर इस प्रकार खरीदे गए अंशों या प्रतिभूतियों को समाप्त कर देना चाहिए और भौतिक रूप से नष्ट कर देना चाहिए। कितना बताया? 7 दिन। कि सर इतना बोला? अरे सिंपल यार, समझ गए हम। हमने अगर बायबैक का बीड़ा उठाया, मान लीजिए हमने कहा कि भाई बायबैक का प्रोसीजर 1 जुलाई 26 को शुरू होगा और बायबैक की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है, हो गई अंतिम तिथि। वहाँ के बाद आप 7 दिन पकड़ लो, 7 अगस्त तक आपने जितने शेयर्स बायबैक किए हैं उनको आप फिजिकली नष्ट कर देना, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ शेयर्स आर एप्लीकेबल टू। अब मैं बताऊं, क्वेश्चन आसान बना दे, कठिन बना दे। अब देखो क्या करे, वो थोड़ी सी बदमाशी करे पेपर सेटर, ये शब्द उड़ा दे। आपको केवल ये पढ़ने में आए, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 रिलेटिंग टू शेयर्स आर एप्लीकेबल टू। अब पहले तो आदमी को याद आया कि अंशों पे धारा 68 क्या कहती है, फिर जिसको बच्चे को याद आ गया कि यार बायबैक है, बायबैक की सेक्शन 68 है। तो ये जो बायबैक के नियम है जो अभी अपन 9 नियम पढ़ के आए, क्या वो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स पे लागू होते हैं? हाँ। क्या वो पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स पे लागू होते हैं? हाँ। क्या वो लिस्टेड कंपनीज पे लागू होते हैं? हाँ हाँ भाई हाँ। सभी कंपनियों पे ये जो बायबैक के रूल्स हैं वो सभी प्रकार की कंपनियों पे लागू होते हैं, चाहे वो लिस्टेड है, चाहे अनलिस्टेड, चाहे प्राइवेट है, चाहे पब्लिक। ठीक है। नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अनलेस बायबैक इज अथोराइज्ड बाय इट्स एओए। हमें पता है कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक थ्योरी दूसरी बतानी है इसलिए बता दूं। कंपनी और जो बाहर की दुनिया है, ये मैं शेयर होल्डर नहीं बनाए, ये मैंने बाहर की दुनिया बताई। कंपनी और बाहर की दुनिया के बीच में क्या संबंध होगा, ये एमओए से तय होता है। कंपनी की बाउंड्रीज एमओए से तय होती है। और एओए कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, कंपनी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, बायबैक होगा या नहीं, ये सब एओए में निर्धारित होता है। तो कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर या एक याद कर लो अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूति, एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर या एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी तभी वापस खरीद सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कंपनी के जो पार्षद अंतर नियम होते हैं उसमें इसका प्रावधान हो। तो ये वाला आंसर डी, पार्षद अंतर नियम में प्रावधान हो। अब क्या होता है, देखो चीज आसान, कोई कहेगा कि ये तो सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल, मैं हमेशा यही कहता हूं कि हर चीज मुश्किल नहीं आती, बस आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। पहली बार में कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लो, सिंपल सिंपल तरह के क्वेश्चन देख लो। मतलब ज़्यादा बच्चा गलती क्या करता है मेरे हिसाब से, बच्चा वो हर चैप्टर की गहराई में जाना चाहता है, वो उस चैप्टर की गहराई में जाता है, क्वेश्चन टफ आने लग जाते हैं, उसका दिमाग खराब होने लग जाता है, दूसरे चैप्टर तक पहुंचने से पहले हिम्मत टूट जाती है।
इसे यूं समझिए कि 100 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो खाली 20 क्वेश्चन कर ले, 20 क्वेश्चन कर ले, मोटा मोटा बेस समझ ले, फिर 20 क्वेश्चन किसी और चैप्टर के कर ले। ऐसा करके पहले तू सारे चैप्टर निपटा ले। सारे चैप्टर निपटाने के बाद तू दूसरा राउंड लगा। अब तेरे पास जो समय है, अब 20 जो पहले सिंपल लेवल किया, अब एवरेज लेवल के क्वेश्चन कर ले, फिर 20 एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर ले। भले 5 बार इस चैप्टर पे लौटना पड़े, ऐसा कर। जो तू गलती कर रहा है वो ये है कि तू कह रहा है मैं तो इसको एक चैप्टर को एक ही बार में निपटा दूंगा, मैं तो 100 के 100 एक ही बार में कर दूंगा। तो तू करेगा तो क्या होगा कि इसमें तो हो सकता है तूने बहुत गहराई से पढ़ाई कर ली और बाकी चैप्टरों को तू टच भी नहीं कर पाया। तो हर क्वेश्चन डेप्थ में नहीं आता। तो पहले अप्रोच हमेशा ये होनी चाहिए कि पहले आपको सिलेबस कवरेज करना चाहिए, पहले हर चैप्टर के बेसिक बेसिक बेसिक। इसीलिए मैं बार बार जब कहता हूँ ना कि एमसीक्यू वीडियो करो, तो उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन करने से थोड़ा बहुत तो बेस बनेगा, थोड़ा बहुत तो हाथ पांव मारना आ जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा कह रहा हूँ 20 पे रुक जाओ, उसके बाद सारे चैप्टर निपटा के आओ, 20 40 50 60 जितने कोर्स में हैं, चैप्टर सिलेबस में हैं, उनको निपटा के फिर सेकेंड राउंड लो। इतना तो करना पड़ेगा, तो जाके बात बनेगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट, द मैक्सिमम परमिजिबल बायबैक अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज। अब देखो कई बार फिसलता कैसे आदमी, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल विद बोर्ड रेजोल्यूशन। बंदे को लगा सही है, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व की बात नहीं लिखी हुई है। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल विद बोर्ड रेजोल्यूशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बोर्ड को तो इतनी पावर है ही नहीं कि वो 25% के बायबैक का खुद ही फैसला ले लें। इतना बड़ा मेजर डिसीजन कि 1 लाख में से 25,000 शेयर होल्डर को उड़ा दोगे, ये खाली बोर्ड तय कर रहा है, 3 4 5 लोग। 25% ऑफ द अग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी विद अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। और देखिए डी में क्या परेशानी है, 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी विद एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर। बस ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की वजह से गलत हो गया कि सर है क्या। मैंने कहा ना, जैसे एक कंपनी की शेयर कैपिटल है 60 लाख, फ्री रिजर्व है 20 लाख, या एक बार के लिए समझाने के लिए 70 लाख 10 लाख कर लेते हैं। 70 लाख की पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फ्री रिजर्व 10 लाख रुपए के हैं, तो ये मिला के कितना हुआ, 80 लाख रुपया। तो 80 लाख रुपया हुआ, तो कंपनी इसमें रिडम्पशन पे, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है संख्या, कंपनी इक्विटी शेयर्स का 25% निपटा सकती है संख्या वाइज, और एक है अमाउंट वाइज। जब संख्या निकालते हैं तो खाली इक्विटी शेयर्स का नंबर लेके उसका 25% निकालते हैं, और जब अमाउंट निकालते हैं तो एग्रीगेट निकालते हैं। एग्रीगेट मतलब टोटल का टोटल, एक वर्ड होता है टोटल। तो आपकी जो भी पेड अप कैपिटल है उसका टोटल ले लो, और जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं उनका टोटल ले लो, और उनका एग्रीगेट कर लो। उतना पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आप अभी देखेंगे कि हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे, तो एक खास तरह का उनको एक्सप्लेनेशन भेजेंगे, सूचित करेंगे अच्छे से, और बाद में पास भी होगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन से पास होगा। जहां ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सिंपल बहुमत से पास हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग हैं तो 51 लोग इधर होते हैं, 49 इधर होते हैं, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाता है। लेकिन इसमें कम से कम 75% लोग एक तरफ होने चाहिए, 3/4 से ज़्यादा मेजॉरिटी एक तरफ होने पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये दे रखा है अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें है अगर बोर्ड करे तो अप टू 10% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, और अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। एक एक चीज़ का महत्व है। लॉ थोड़ा सा क्या होता है, जहाँ कंपनी एक्ट आ जाता है, एक्ट मतलब कानून आ गया, तो फिर कानून के हिसाब से पढ़ा जाता है। अप टू 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, द शेयर होल्डर कैन अप्रूव बाय स्पेशल रिजोल्यूशन अप टू 25% ऑफ टोटल इक्विटी कैपिटल इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, संख्या के मामले में 25% इक्विटी शेयर का निकलेगा। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जनरल एंट्री फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक ऑफ शेयर। सोचो हमने मन बना लिया कि हम तो 20 लाख रुपए यूज करेंगे, और हमने ये भी सोच लिया कि 250 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदेंगे। कहानी है 20 लाख रुपए के शेयर हम निपटाने वाले हैं। मान लेते हैं शेयर वैसे हैं 100 वाले हैं शेयर, पर हमने उनको कहा कि मैं 250 रुपये के भाव पे तुम्हें निपटाऊंगा। तो देखो मैं 20 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ, 250 के भाव पे निपटाऊंगा, 250 पे चलाया तो 8,000, मतलब पहली बात तो ये समझो कि 8,000 इक्विटी शेयर निपटाने हैं। सिर्फ निपटेंगे कैसे,
बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड के बाद शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। अब शेयर कैपिटल का सीआर नेचर होता है कि सर कैसे पता? इक्विटी एंड लायबिलिटी का सीआर नेचर होता है। बेसिक अकाउंट्स की समझ से मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि असेट्स का डीआर नेचर होता है और इक्विटीज और लायबिलिटीज का सीआर नेचर होता है। तो शेयर कैपिटल का नेचर सीआर होता है। तो अब क्या करना है अपने को? इक्विटी शेयर कैपिटल को खत्म करना है। जो चीज़ सीआर होती है बुक्स में उसे डीआर करके खत्म करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। और आप क्या कर रहे हो? आप प्रीमियम ऑन बायबैक दे रहे हो। या तो आप प्रीमियम ऑन बायबैक लिखो, फिर आगे जाके आपको इस अकाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा, या चाहो तो आप सीधा ही सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो टू इक्विटी शेयर होल्डर। किसे समझ नहीं आया वापस बताओ प्लीज सर। हम इक्विटी शेयर को निपटा रहे हैं, सीआर वो है, उसे डीआर करना है। 8,000 शेयर को हम निपटा रहे हैं, उनकी वैल्यू है 8 लाख रुपए। 12 लाख हम ऊपर से देना चाहते हैं, तो ये 12 लाख रुपए हमारे लिए नुकसान है। इस नुकसान के लिए आप प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट यूज़ कर सकते हो, पर फिर प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी जगह सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व जो भी आपने यूज़ किया हो वो ले लो, और 8 और 12 करके 20 लाख रुपए है ना। कि टेक्निकलिटी मत जाना कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि आपके पास मान लो ये 65 लाख है और 15 लाख रुपए के मेरे पास फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम है ना। तो 15 में से 12 यूज़ हो रहे हैं। मुझे एंट्री समझानी थी। तो पहली एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें तो आप कैपिटल क्रेडिट कर रहे हो, किसी को बताएं तो ये एंट्री तो हम अगर शेयर इशू करते हैं तब होती है, ऐसी कोई एंट्री अभी रेलेवेंट नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिजर्व टू प्रीमियम, ये एंट्री भी शेयर इशू करने की होती है अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो रेलेवेंट एंट्री है, क्या हो रहा है? बायबैक हो रहा है। बायबैक में क्या हो रहा है? इक्विटी शेयर को निपटाया जा रहा है। निपटाया जा रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल डीआर होगा, जो नुकसान आप खाओगे उसके लिए रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे अपन ने क्या किया? बायबैक की तैयारी कर ली। फिर अपन बायबैक करते समय जब लोगों को पैसा देंगे तो बैंक आएगा नीचे और इक्विटी शेयर होल्डर आएगा ऊपर। ये एंट्री पास करके, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं कि सर आजकल हाथ से अकाउंटिंग कौन करता है, कंप्यूटर में होती है। तो कंप्यूटर में भी ऑटोमेटिक थोड़ा ना होगा, कंप्यूटर में भी तो तू एंट्री करेगा ना। फिर ठीक है कि कंप्यूटर में टैली वगैरह सॉफ्टवेयर में जनरल एंट्री करने पे आगे से आगे लेजर प्रेजेंटेशन वो सब हो जाता है, पर एंट्री तो तू ही फीड करेगा ना। तो कैसे सीखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कि सर ये एंट्री भी सही है, वैसे ये पेमेंट की है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जनरल एंट्री फॉर द अमाउंट ड्यू। जब हमने बायबैक का सोचा, जैसे 1 जुलाई को सोचा और कहा कि 31 जुलाई को पैसे दे देंगे, तो 1 जुलाई को जब हमने सोचा तब ये एंट्री होगी, और जब ये पूरा मामला निपट जाएगा तब इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक एंट्री होगी पेमेंट की। नेक्स्ट, फॉर बायबैक अप टू -% ऑफ द कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट 10%। याद हो गया ना, सिंपल है। अब लेकिन मर गए अपन। यहाँ देखो क्या क्या लिखा है, 10% ऑफ कैपिटल कि 10% ऑफ रिजर्व कि 10% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व और 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कि सर इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें और लगा हुआ है, इसमें एंड लगा हुआ है। 2 मिनट आंकड़ों समझाता हूँ। सपोज आपकी पेड अप कैपिटल है 65 लाख और आपके फ्री रिजर्व है 15 लाख, और इन दोनों का जो जोड़ हुआ वो 80 लाख। पहला पॉइंट ये कहता है कि आप इसका 10% यूज़ कर सकते हो, गलत। दूसरा कहता है कि आप इसका 10% यूज़ कर सकते हो, गलत। तीसरा नियम तो और खतरनाक है, वो तो क्या कहता है, या तो 65 लाख का 10% यूज़ कर लो या 15 लाख का यूज़ कर लो। ऐसा नहीं है, रूल ये है कि आप 65 लाख प्लस 15 लाख 80 लाख का 10% 8 लाख रुपए तक स्पेंड कर सकते हो फॉर बायबैक अप टू 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। हिंदी इंग्लिश सारा ध्यान कर लेना भाई, है ना। चलो आगे। अमाउंट स्पेंट ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 25%, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बोला ना, कुछ नहीं बोला बोर्ड है या नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं आम बात कर रहे हैं। तो आप कितना राशि खर्च कर सकते हो? 25%। पहला ऑप्शन क्या है? 10% ऑफ द नेटवर्थ। सर नेटवर्थ क्या होता है? शेयर होल्डर फंड को ही नेटवर्थ बोलते हैं। 10% खर्च कर सकते हैं, गलत। 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, सही लग रहा है। ये अधूरा है
और 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये अगर आप वर्ड जोड़ोगे ना तो ये तो पेड अप कैपिटल ही बना, तो है ना, इसमें इन्होंने रिजर्व तो लिया ही नहीं, तो ये पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों को मिला के अपन पेड अप कैपिटल बोलते हैं। वो दोनों लेने ही है प्लस फ्री रिजर्व भी लेने हैं। कि सर आप एक बात को कितनी बार समझाओगे? हाँ, तो समझ में आ गया ना, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, आगे। As per Section 68 of the Companies Act 2013, the post buyback debt equity ratio should not exceed, आई थी ना बात, 2:1। आपका बायबैक आप कर लो, इक्विटी शेयर को निपटा दो, इक्विटी शेयर कैपिटल निपट जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल कम हो जाएगा तो शेयर होल्डर फंड भी कम हो जाएगा। यानी जो अपन डेट अपॉन इक्विटी बोलते हैं ना, इक्विटी ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर फंड। तो आपके बायबैक के बाद ये आपका, अगर ये अंश है, हिंदी में अंश बोलते हैं, और ये हर है, ये न्यूमरेटर है तो ये डिनोमिनेटर है। चूंकि बायबैक के बाद आपका डिनोमिनेटर कमज़ोर हो जाएगा तो भी 2:1 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपके बायबैक करने के बाद 2.2:1 की स्थिति बन रही है तो वो, या 2 से ऊपर कोई भी स्थिति बन रही है तो फिर वो अलाउड नहीं है। तो आपको इलीगल काम नहीं करना, आपको लफड़े वाले काम नहीं करने, नहीं तो फिर सेबी का चाबुक चलेगा, वो खतरनाक ही चलता है। ठीक है, चलिए। कंपनीज आर अलाउड टू बाय बैक शेयर्स विच आर पार्टली पेड या फुल्ली पेड अप। ये तो बताना बहुत ज़रूरी था, पहले बताना चाहिए था, भूल गया। हम उन्हीं शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं जो शेयर्स फुल्ली पेड अप हों। कि सर फुल्ली पेड अप मतलब, जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी ने यूँ लिखा रखा है 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ब्रैकेट में लिखा है 80 पेड अप, और यहाँ अमाउंट लिखा है 64 लाख। तो ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी ने 80,000 शेयर इशू कर रखे हैं, शेयर 100 रुपये वाला है, पर अभी तक लोगों से हमने 80 रुपया ही लिया है, अभी 20 रुपये लेने बाकी हैं। अब अगर आप ऐसे में चाहो कि सर इन 80,000 में से हम 10,000 इक्विटी शेयर को निपटा दें क्या? नहीं निपटा सकते, नहीं निपटा सकते। आपको पहले फाइनल कॉल करनी पड़ेगी, उनको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, उसके बाद अगर आपको निपटाना है तो आप निपटा दो। ऐसे चलते में आधे रास्ते में आप नहीं निपटाओगे। तो समझ गए, इक्विटी शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। ये बात रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी है। मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़े बहुत नियम तो सेम ही है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी तभी हो सकता है जब प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप हो। इवन क्या होता है, अगर कोई मान लो सब लोगों ने पैसा दे दिया, 25 लोगों ने मान लो पैसा नहीं दिया, तो उनका रिडम्पशन या इस टॉपिक में कहें तो बायबैक रोक दिया जाएगा जब तक वो अपने शेयर का पूरा पैसा देके। अब जैसे इसमें डी देखो, अगर आप बिना पढ़े एग्जाम में गए ना तो आपको डी सही लग सकता है कि सर इसमें लिखा है फुल्ली पेड अप होना चाहिए एंड पार्टली पेड अप भी चलेगा विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी को लग सकता है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लेंगे और पार्टली पेड अप को भी निपटा देंगे, ऐसा नहीं है। केवल और केवल ओनली एंड इफ ओनली लाइक पेड अप, अगर वो फुल्ली पेड अप है तो ही उनका आप बायबैक कर सकते हो, पुनर्खरीद कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। आगे, द बायबैक ऑफ द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, बेसिकली शेयर्स ही आएगा पर ठीक है अपन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बात कर रहे हैं। द बायबैक ऑफ द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज इन अकॉर्डेंस विद द, अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड है मतलब जिसके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, तो फिर वहाँ सेबी का रोल है। तो वहाँ पे सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018, 2014, 1992 या 1994, तो ये वाली, तो सेबी ने बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ के ऊपर रूलिंग्स बना रखी है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 68 को ध्यान में रखते हुए सेबी ने कुछ रूलिंग बना रखी है कि लिस्टेड कंपनीज बायबैक करेंगी तो इन रूल्स को फॉलो करेंगी। 2018 वाला सेबी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद विनियमन 2018। कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ नहीं पता अपने को, ठीक है, तैयार रहना, जहां तक हाथ पांव मार सको। आगे, नो ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश डैश रेकन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने पिछला ऑफर 25 जून 2024 को दिया था तो बायबैक का वापस से ऑफर आप 25 जून 2025 से पहले नहीं दे सकते। अगर आपका पिछला बायबैक
इस तारीख को हुआ था। ये भी एक तरह का कूलिंग पीरियड है कि आप आए दिन बायबैक नहीं करोगे। अगर पिछला बायबैक हुआ था तो उस बायबैक से लेके अभी तक में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। अब मैं समझा रहा हूँ तो आपको आराम समझ में आ रहा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी देखो टफ है। नो ऑफर ऑफ बायबैक, बायबैक के लिए नए ऑफर नहीं लाया जाएगा। कब तक? 1 साल। पिछले पिछले बायबैक ऑफर की समाप्ति से 1 साल के भीतर बायबैक ऑफर आप नहीं लाओगे। पिछले पुनः खरीद प्रस्ताव के समापन की तिथि से गणना की गई अवधि के 1 वर्ष के भीतर कोई पुनः प्रस्ताव खरीद नहीं जाएगा। सर वो 6 महीने क्या बता रहे थे? 6 महीने में ये बता रहा था कि जैसे मान लो 3 तारीख को समझते हैं, पिछला बायबैक हुआ था 25 जून 2024 को, तो हमने कहा इस बार बायबैक का ऑफर दिया अपन ने 30 जून 2025 को, दे दिया। बायबैक मान लीजिए अपना 31 जुलाई तक चला, 31 जुलाई तक चला। तो यहाँ के बाद अब अगले 6 महीने, अगले 6 महीने कोई आप फ्रेश इशू नहीं लाओगे, क्योंकि अभी अभी तो आपने बायबैक किया है, अभी अभी तो आपने इक्विटी शेयर को निपटाया है। तो वापस 6 महीने के अंदर आप फ्रेश इक्विटी शेयर नहीं करोगे। ये है। हाँ, बोनस इशू कर सकते हो, कुछ एक आपके करंट ऑब्लिगेशंस है तो उनको पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट, द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच द स्पेशल रेजोल्यूशन इज प्रपोज टू बी पास रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ शेयर शैल बी अकम्पनीड बाय एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्टेटिंग। क्या चीज़ है सर? जिस बैठक में अंशों के पुनर्खरीद से संबंधित विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है, आपने मन बना लिया, एजीएम है, स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाना है तो मीटिंग की सूचना दोगे। जब आप मीटिंग की सूचना दोगे तो उसकी सूचना के साथ आपको एक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न किया जाएगा, जिसमें क्या बताओगे? क्या उसमें आप ये बताओगे कि डेट इक्विटी की क्या पोजीशन है? क्या आप ये बताओगे कि बायबैक से पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या चल रहा है? या बायबैक के बारे में प्रेसिडेंट या एमडी सीईओ वगैरह क्या सोचते हैं, ये बताओगे? नहीं। जब आप उनको इनवाइट करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन रखा जाना है, ये बात बताओगे, तो आप सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण और संपूर्ण प्रकटीकरण करोगे। उसमें ये गोलमोल लैंग्वेज है, अंदर डिटेल में आते हैं। आप उनको बताओगे, आप उनको एक फुल और कंप्लीट डिस्क्लोजर दोगे, सारी महत्वपूर्ण बातें अपने बायबैक अपने शेयर होल्डर्स को बताओगे मीटिंग में बुलाने से पहले, ताकि वो उसकी इंपॉर्टेंस समझें कि बायबैक की ज़रूरत क्या पड़ी, नेसेसिटी क्या है, वो बताओगे। द क्लास ऑफ शेयर्स इंटेंडिंग टू बी बॉट बैक, किस प्रकार के इक्विटी शेयर को निपटाया जा रहा है। मान लो 10 वाले हैं, 50 वाले हैं, 100 वाले हैं, तो किन इक्विटी शेयर को निपटाने पे विचार चल रहा है। द अमाउंट इन्वेस्टेड, इसमें कितना रुपया लगने वाला है, इस बायबैक के इस बड़े प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है। द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, ये पुनर्खरीद कंपनी कितने समय में निपटाने का सोच रही है, क्योंकि 1 साल के अंदर निपटना ही निपटना है। कब तक सोच रही है, कब शुरू करेगी, कब खत्म करेगी, तो सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द बायबैक इज अलाउड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जब आप बायबैक करेंगे, सोचो आपके 60,000 इक्विटी शेयर हैं, किसी के पास 100 शेयर होंगे, किसी के पास 400 शेयर होंगे, किसी के पास 600 शेयर होंगे, एंड कुछ भी हो सकता है। सपोज करो हमने सोचा है कि हम 6,000 इक्विटी शेयर को निपटाने वाले हैं। 60,000 इक्विटी शेयर्स टोटल हमने इशू कर रखे, हम 6,000 इक्विटी शेयर को निपटाने वाले हैं। संख्या को आसान बताने के लिए बता रहा हूँ कि हम 10% इक्विटी शेयर को निपटाने वाले हैं। तो फिर होगा, एक तरीका ये है कि इसके पास एक इन्विटेशन जाएगा कि भाई साहब आप अपने 10 इक्विटी शेयर हम आपके वापस खरीद रहे हैं। आपका टोटल 100 है, प्रोपोर्शनेट वे में 10% खरीद रहे हैं, तो हम आपके 10 शेयर खरीद रहे हैं। इनको बोलेंगे आपका 400 शेयर है ना भाई साहब, आपके 40 शेयर कंपनी वापस खरीद रही है, आपका चेक आ जाएगा, खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, टेंशन मतलब, बढ़िया दाम दे रहे हैं। हमने कभी आपको शेयर 100 रुपये में इशू किया था, अब कंपनी 250 रुपये में अपना ही शेयर वापस ले रही है। मौज करो, 150 रुपये कमाओ, आपकी लॉयल्टी का इनाम। और इसी तरह से सबको नहीं होते जाएंगे। तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पुनर्खरीद की निम्नलिखित में से कौन सी विधि की अनुमति है? मौजूदा अंशधारकों या प्रतिभूति धारकों से अनुपातिक आधार पर पुनर्खरीद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, जो तरीका बता रहा हूँ। आप खुले बाजार से भी पुनर्खरीद कर सकते हो। मतलब अगर मान लीजिए कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज पे तो कोई भी खरीद सकता है, तो कंपनी भी अपने ही इक्विटी शेयर खरीद के उनको निपटा सकती है। तो कंपनी ओपन मार्केट के थ्रू भी परचेज कर सकती है। कंपनी के प्रवर्तकों से केवल चुनिंदा आधार पर पुनर्खरीद, ये याद कर लो, ये नहीं कर सकते आप। 3 ऑप्शन है
आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर खरीद लो, हाँ। आप कंपनी का शेयर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर खरीद के निपटा दो, हाँ। और अगर आपने कभी ईसोप, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत अपने कर्मचारियों को इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, कभी हमने अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स बेचे थे, तो उनको बोलो भाई आ जाओ आ जाओ, पैसे चाहिए तो आ जाओ, अपना शेयर आके हमें दे दो, जो पहले कभी तुम्हें दिया था अब तुम्हारे पैसे ले जाओ। तो अभी वाले क्वेश्चन में वन और थर्ड, वन एंड थर्ड है ना, लगाते लगाते है ना, ये भी होता है कई बार हाथ फिसल जाता है, गलत पे गोला लग जाता है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, तो हो सकता है। ठीक है, ये तीनों मेथड लिखे हुए हैं, इनसे आप कर सकते हो। सब पीडीएफ हटा दी, अरे भाई देख लेना यार पीडीएफ, ये ना ये पीडीएफ ऐप में मिलेगी सर, अरे हाँ बिल्कुल। ठीक है, कुछ चीज़ें हम यूट्यूब पे दे देते हैं या प्रॉमिस कर देते हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी दे पाते। अच्छा ठीक है। A company used the balance of general reserve and P&L account for buyback of equity share. Which of the following is the correct journal entry for this transaction? ठीक है, मैं कहानी बताता हूँ, जैसे बहुत सारी कहानियाँ आज हो गई। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का पेड अप कैपिटल, जिसके अंदर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आ गया, ये है 65 लाख रुपए। और मान लीजिए कि कंपनी के पास जनरल रिजर्व, और जैसे कंपनी ने P&L बोला, मान लीजिए जनरल रिजर्व में है 8 लाख रुपए और P&L में है 7 लाख रुपए। ठीक है, ये भी हुआ कि कंपनी ने एजीएम में रिजोल्यूशन पास करके 20% कैपिटल को निपटाने का सोचा। तो हमें पता था कि भाई हम 80 लाख रुपया हमारा बेस है, और हम 80 लाख का 25% तक, 80 लाख का 25% यानी 20 लाख रुपए स्पेंड कर सकते थे। ठीक है, यूँ समझो कि कंपनी 65 लाख का 20%, 13 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर निपटाना चाहती है। थोड़ी देर फोकस करो, 65 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, थोड़ी देर मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल है, और कंपनी इसमें से 20% शेयर को यानी 13 लाख रुपए खर्च करना चाहती है, कर सकती है, क्योंकि 20 लाख रुपए तक की परमिजिबल लिमिट है। 13 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर हम निपटाना चाहते हैं। अब बस एक मिनट और, सपोज करो इस बायबैक से कुछ महीना पहले से, एक महीना पहले, बायबैक से एक महीना पहले हमने 10 लाख रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर इशू किए थे टू अरेंज द फंड्स। बायबैक में मुझे जो पैसा खर्च करना है उस पर्पज से एक महीना पहले मैंने 10 लाख रुपए के शेयर इशू की खर्च किए थे। इसका मतलब ये है कि बाकी के 3 लाख का बंदोबस्त मैंने फ्री रिजर्व में से किया। 13 लाख की आवश्यकता में 10 लाख रुपए तो फ्रेश शेयर से उठाया, तो मतलब मैंने 3 लाख रुपए फ्री रिजर्व में से यूज़ किया। तो ये 3 लाख रुपए हम CRR में ट्रांसफ़र करेंगे। जितना अमाउंट आप बायबैक के लिए फ्री रिजर्व में से यूज़ करोगे उतनी राशि का आप CRR बनाओगे। सारे रिजर्व का CR नेचर होता है, तो CRR का भी CR नेचर होता है, तो आपको CR करना है। और आपने जिनको यूज़ किया, जैसे आपने जनरल रिजर्व से मान लो 1 लाख रुपए लिया और P&L से 2 लाख रुपए लिया, तो जनरल रिजर्व P&L टू CRR इस तरह की एंट्री होगी। और एक बात एक्स्ट्रा बताता हूँ, इस CRR में से अगर बाद में आप चाहो तो फ्री बोनस शेयर फुल्ली पेड अप नेचर के दे सकते हो। कोई पूछे CRR का क्या यूटिलाइजेशन है, तो CRR से आप अपने कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ कर सकते हो, और CRR से आप अपने शेयर होल्डर को पेड अप, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर यानी फ्री में शेयर दे सकते हो। अभी इन्होंने एंट्री पूछी थी ये वाली कि आप क्या एंट्री करेंगे, तो मैंने बता दी, इसका आंसर C रहने वाला है। बाकी ऑप्शन में टाइम खराब होता। ठीक है, अब देखें क्या बोलता है। As per section 68 subsection 6 of the Companies Act 2013, declaration of solvency should be verified by an affidavit to the effect that the board of directors of the company has made a full inquiry into the affairs of the company, as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liability and will not be rendered insolvent within a period of 1 year from the date of the declaration adopted by the board। क्या है, क्या लिखा है ये लिखा है, देखो क्या हो रहा है ना, आप बात समझो। आप बायबैक करने जा रहे हो, बायबैक में आप बायबैक में 13 लाख रुपए सपोज करो खर्च करने जा रहे हो, तो आपको एक डिक्लेरेशन सेबी को और ROC को देनी पड़ेगी। क्या कि सर हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख ली है, हम तगड़ी पोजीशन में हैं,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम वादा करते हैं, वादा क्या करते हैं, हम शपथ खाते हैं कि हम 1 साल के अंदर बर्बाद नहीं होंगे। यानी आप 1 साल के अंदर इंसॉल्वेंट नहीं होगे। ये ठीक वैसी बात है कि जैसे घर में सबने कह दिया कार खरीदो कार खरीदो तो पापा ने कह दिया बेटे को तू बोल, ऐसा तो नहीं है कि साला कार तू खरीद लेगा जिद करके फिर बाद में पेट्रोल के भी पैसे तेरे पास नहीं होंगे। तो बेटे ने लिख के दिया पापा मैं कसम खाता हूँ कार खरीद लो, एक भी ईएमआई बाउंस नहीं होगी और मैं कार का पेट्रोल का पैसा भी आपसे नहीं मांगूंगा, बस आप कार खरीद लो। 1 साल तक तो बिल्कुल टेंशन ही मत लो बस। तो 1 साल तक हम लिक्विडेट नहीं होंगे, इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। ऐसी सॉल्वेंसी की घोषणा एक SH9 करके फॉर्म होगा, उसमें आपको देनी पड़ेगी। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। आगे भी नियम है कि उस पर कम से कम 2 डायरेक्टर्स इस घोषणा पे, इस हलफनामे पे या शपथ पत्र एफिडेविट पे साइन करेंगे। ठीक है। और अब तुमने इतने जो क्वेश्चन किए, अब एक क्वेश्चन से कैसे 4-4 क्वेश्चन कवर होते हैं वो देख लो। पर मैं फिर भी कहता हूँ आजकल ये बच्चे कई बार होता है जिद करते हैं, अरे सर आजकल नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, नए पैटर्न के। अरे भाई नए पैटर्न आएंगे जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग होगा या ट्रू अनट्रू पहचानना होगा, उसमें भी वो बनते तो छोटे छोटे नियमों से ही है ना। वो छोटे छोटे नियम आ जाएंगे आपको तो मिलाना भी आ जाएगा। ये अभी जो क्वेश्चन सुन के है, चलो सुनो। जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन की पहचान करें। फर्स्ट है, यदि अंतर नियम में अनुमति नहीं है तब भी सामान्य बैठक में केवल विशेष प्रस्ताव करके पुनः खरीद करी जा सकती है। नहीं। अब अगर तुमने वो नियम सुना होगा ना जो आज अपनी डिस्कस हुआ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA में तो प्रावधान होना ही चाहिए। अगर आपने वो ध्यान से सुना था तो आप समझ जाओगे यार ये लिख रहा है कि अंतर नियम में अनुमति नहीं है, तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन करके अपन बायबैक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये फॉल्स हो गया कि सर वो हमें समझ नहीं आता कि सही है पूछ रहा है सही नहीं है। तो पहले लगा ले, फॉल्स ट्रू सब पे लगा ले, ध्यान से तूने नियम पढ़ रखे हैं। तो कंपनी ईसोप के तहत कर्मचारियों को जारी किए गए अंशों को वापस नहीं खरीद सकती क्या? खरीद सकती है। तो ये जो लिखा हुआ है ये फॉल्स है। भाई आप इस लाइन पे रहो कि लाइन क्या कह रही है और वो लाइन आपको सही लग रही है क्या? ये कह रहा है कंपनी ईसोप के तहत कर्मचारियों को इशू किए गए शेयर वापस नहीं खरीद सकती। गलत बात है, खरीद सकती है। तो ये फॉल्स हो गया। पुनः खरीद के बाद कंपनी के ऋण का अनुपात उसकी पूंजी और मुक्त संचय के दुगने से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ट्रू है। यही हम पढ़ के आए कि आपका अनुपात नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे इंसान का बीपी कहते हैं ना, बीपी हाई हो जाना चाहिए, वो इतना हाई नहीं होना चाहिए। तो आपका डेट इक्विटी रेशियो भी 2:1 तक ही चलेगा। एक कंपनी बिना किसी प्रतिबंध के 6 महीने की अवधि के भीतर 2 बायबैक ऑफर ला सकती है। तेरे बाप का राज चल रहा है सर, कैसी बातें कर रहे हो? सॉरी गुस्सा आ गया। फॉल्स। ये कह रहे हैं कि एक कंपनी 6 महीने के अंदर 2 बायबैक ऑफर ला सकते हैं। हम कह रहे हैं 12 महीने का गैप होना चाहिए। तो अब मैंने जैसे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो मेरे को वैसे भी पता है इसका आंसर सी है। तो अब ये क्या पूछेगा? या तो कहे बोलेगा सत्य कथन की पहचान करो, या बोलेगा इनमें से कौन सा कथन असत्य नहीं है यानी सत्य है। क्या बोल रहा है इसमें? कौन सा कथन सही है? तो मेरे को पता लग गया सी है। तो एक मतलब प्रैक्टिस करोगे, नियम पढ़ोगे तो आ जाएगा। ऐसा सारे चैप्टर के साथ करना होता है। अच्छा चलो एक और देखते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायबैक ऑफ शेयर इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट है पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, उस पर मत लगाओ भेजा इस पर लगाओ। क्या लिख रहा है? ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी बॉट बैक। सही बात है, केवल फुल्ली पेड अप का ही बायबैक हो सकता है। मैक्सिमम 1 बायबैक ऑफर इज अलाउड इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज। बिल्कुल सही है। 365 दिन यानी 1 साल में 1 बायबैक ऑफर ही आप ला सकते हो। सही है। बाइंग शेयर इज द मोस्ट कॉमन वे टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कंपनी। सही बात है। अगर आपको किसी कंपनी का मेंबर बनना है, सदस्य बनना है, तो आप शेयर खरीदो। जनरली नियम ये होता है कि जो ही अंशधारक होता है वही सदस्य होता है। उसमें कभी कभी शेयर होल्डर और मेंबर्स में अंतर भी होते हैं, वहाँ पे मत जाओ। पर मोटे तौर पे जो है कि जो शेयर होल्डर है वही कंपनी का मेंबर है, सदस्य है। एज पर द सेबी गाइडलाइन अ बायबैक ऑफर शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 45 डेज एंड नॉट मोर देन 60 डेज। ये कह रहे हैं कि बायबैक का ऑफर मतलब 45 से 60 दिन के भीतर निपटोगे। 45 से 60 नहीं है, 15 से 30 है। मतलब बायबैक का ऑफर कम से कम 15 दिन खुला रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन खुला रहेगा। ऐसा नहीं कि जिनको भी बायबैक के लिए आना है 5 दिन में आ जाओ, नहीं। कम से कम आप 15 दिन का समय दोगे सोचने के लिए, और ऐसा भी नहीं कि वो सोचते ही रहेंगे। ठीक है। तो डी वाला जो है वो गलत है, और 15 से 30 दिन तक आप बायबैक ऑफर खुला रखोगे। एक बार और सत्य असत्य पहचान लीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पुनः खरीद पूरा करने के बाद कंपनी 1 महीने के भीतर उसी प्रकार के अंशों का राइट इश्यू तुरंत जारी कर सकता है? नहीं कर सकती। 6 महीने का कूलिंग पीरियड है।
6 महीने तक आप कोई नया इशू नहीं ला सकते, बोनस इशू ला सकते हो, लेकिन इसने राइट इशू बोला, राइट इशू नहीं ला सकते। तो ये क्या लिखा है सर, ये फॉल्स लिखा है। कंपनी अधिशेष नकदी का उपयोग पूंजी संरचना को बेहतर बनाने और लाभांश वितरण के विकल्प के रूप में पुनः खरीद के लिए कर सकती है। बिल्कुल, कि सर क्या लिखा है, आप ही पढ़ रहे हो, आप ही समझ रहे हो। अगर कंपनी के पास सरप्लस पैसा है तो कंपनी अपने, इसमें 2-3 बातें लिख दी, कंपनी का सरप्लस पैसा है, कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहती है और डिविडेंड के बजाय, हम डिविडेंड देंगे उसमें भी पैसा जाएगा, तो डिविडेंड के बजाय हम वो पैसा बायबैक में यूज़ करना चाहती है। तो ये ठीक है, सही बात है, कंपनी ऐसा करती है। हमने शुरू में पहली स्लाइड में यही पढ़ा कि कंपनी बायबैक क्यों करती है। आंशिक रूप से चुकता समता अंश बिना बोर्ड प्रस्ताव के पुनः खरीद के पात्र होते हैं, गलत लिखा है। क्योंकि जो पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप का सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख लिख के भी दे देना कि इनका बायबैक कर लो, नहीं कर सकते, फुल्ली पेड अप करके ही हो सकता है। तो ये फॉल्स है। पुनः खरीद के बाद ऋण समता अनुपात पर बिना किसी कानूनी प्रतिबंध के पुनः खरीद की अनुमति है, गलत है। प्रतिबंध है, ये कह रहा है कि डेट इक्विटी रेशियो कुछ भी हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है, कोई प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, तो ये फॉल्स हो जाता है। तो इसमें केवल जो बी स्टेटमेंट निकल के आता है वो सही निकल के आता है ना। तो मैंने आपको यही गुजारिश की कि पहले राउंड में आप 20-30 क्वेश्चन जितने आपको ठीक लगते हैं उतने कर लो, चैप्टर की बेसिक समझ डेवलप कर लो। उसके बाद सारे चैप्टर्स जो सिलेबस में हैं, जो एग्जाम के लिए आ रहे हैं, उनको निपटाओ। फिर दूसरे राउंड में बचे हुए, फिर तीसरे राउंड में और बचे हुए, और फिर अपनी कवरेज बढ़ाते चलो। दिस इज़ द वे।